जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी का सिलेबस को, है ना। सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, नॉट ओनली जेपीएससी के लिए, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप क्लास 5th में हैं, 6th में हैं, 7th में हैं, है ना, तो भी जो है आपको एक सिलेबस मिलता है। सिलेबस ही वो होता है जिसे आप क्या कहते हैं कि आप बनाते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, इसके बारे में आपको जानकारी मिलता है सिलेबस से ही। तो आज हम जेपीएससी का जो है हम सिलेबस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और ये 14 जेपीएससी के लिए हमारा कह सकते हैं कि इस चैनल पर अब 14 जेपीएससी के लिए स्टार्ट होने वाला है बैच। और हम लोग यहाँ पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से जो है आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से जो है 14 जेपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी 11th से लेकर 13 जेपीएससी अभी ही कुछ समय पहले ही जो है 2024 में जो है वो संपन्न हुआ है। दोनों प्री और मेंस दोनों का, और मेंस का जो है रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। आज जो है 17 अगस्त है, तो हो सकता है कि अगस्त के एंड में या आज या कल में जो है कभी भी, मतलब अगस्त में ही या तो अगस्त के एंड में जो है आपको क्या मिल जाएगा, इसका मेंस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर इंटरव्यू एक सप्ताह के अंदर होगा या फिर एक सप्ताह के बाद में होने वाला है, मतलब एक कह सकते हैं कि 7 दिन के अंदर जो है अगर इंटरव्यू भी हो जाता है तो जल्द ही रिजल्ट आ जाने वाला। और रिजल्ट आने के बाद जो है एक कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही 14th जेपीएससी का जो है वो नोटिफिकेशन आने वाला है। और कहीं ना कहीं इसी साल जो है प्री का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ले लिया जाएगा 14 जेपीएससी के लिए। या हो सकता है कि इस साल ना लिया जाए, तो हो सकता है कि 2025 में, यानी कि 2025 के जनवरी में ये एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये नोटिफिकेशन इसी साल आ गया तो हो सकता है जनवरी या जनवरी से पहले, यानी कि इसी साल जो है आपको एग्ज़ाम, प्री का एग्ज़ाम कम से कम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। हम आपको तो पहले ये बताना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको जेपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी ऑनलाइन मोड में, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपको पूरी तरह से यहाँ पे ज्ञान पूरी तरह से मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि आप जो है 14 जेपीएससी को क्रैक कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दे दूँ तो मेरा जो है जेपीएससी जो है, यानी कि जो 11 से लेकर 13 जेपीएससी मैंने दे रखा है। अभी मैं उसका रिज़ल्ट को वेट कर रहा हूँ, मेंस का रिज़ल्ट। और काफ़ी कम समय में ही मैंने जो है इसका प्री का तैयारी किया था। जो जेपीएससी मेंस का जो प्री का तैयारी होता है वो काफ़ी कम समय में किया था। मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है प्री को क्लियर कर सकते हैं काफ़ी कम समय में। क्या पढ़ना है, क्या रेलिवेंट है, क्या नहीं है, ये सारा कुछ होगा, ठीक है, प्री के लिए, है ना। और मेंस के लिए भी गाइड रहेंगे। मेंस देखिए दोनों को एक साथ ही करना चाहिए, लेकिन इस बार जेपीएससी ने कुछ ज़्यादा समय दिया नहीं स्टूडेंट को, तो बहुत सारे लोग प्री करने के बाद मेंस की तैयारी शुरू की है। और 2 महीने के अंदर जो है, 2 महीने के बाद जो है उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया मेंस का। तो अभी मेंस का मैं वेट कर रहा हूँ। और मेरा जेपीएससी का जो है सीडीपीओ है ना, सीडीपीओ जो है उसका भी जो है मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। मेंस का रिज़ल्ट मैंने उसका भी प्री जो है वो मेंस जेपीएससी मेंस का तैयारी करते करते ही मैंने जो है सीडीपीओ का एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी जो है मुझे सफलता मिल गई। और मैंने अभी ही कुछ इसी मंथ का जो है 2 से लेकर 4 तारीख के बीच में, अगस्त के बीच में जो है इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका भी मैं जो है इसका अभी वेट कर रहा हूँ उसका भी रिज़ल्ट का। तो मेरे हाथ में 2 रिज़ल्ट एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाला है, कि अगर जो है मेंस का, जेपीएससी मेंस का जो कि 11 से लेकर 13 और सीडीपीओ का। अब यहाँ आपको थोड़ा सा मैं डिस्कशन बताना चाहता हूँ कि ये सिलेबस को डिस्कस करके, और हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ क्लास, कुछ मार्गदर्शन की चीज़ें आपको बताएंगे। इसके कारण जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिलेबस फॉर दी रिवाइज प्रीलिमिनरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर झारखंड के लिए है ना, यानी कि कह सकते हैं कि जेपीएससी प्री के लिए एग्जामिनेशन है। और ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा काम ये किया है ना, मतलब जेपीएससी ने प्री को बहुत इजी कर दिया, मतलब मेंस इसका बहुत टफ है थोड़ा सा, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर दूसरे स्टेट की अगर आप तुलना किया जाए तो मेंस उसका थोड़ा कह सकते हैं कि टफनेस बढ़ गया है, टफनेस ज़्यादा है। लेकिन प्री जो है काफ़ी इजी कर दिया है इन द सेंस कि इसने सब क्वेश्चन बता दिया है कि किस टॉपिक से, है ना, या किस सब्जेक्ट से जो है कितना क्वेश्चन आने वाले। जैसे यहाँ देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया है, मेडाइवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, 5-5 को क्वेश्चन करके, यानी कि 15 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आने वाला है। तो इस तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसको ज़्यादा वेटेज देना है, क्या एंशिएंट को देना है, मेडाइवल को देना है, ये मॉडर्न को देना है।
तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा के आप पढ़ सकते हैं। तो एक कैसे कहते हैं कि ईज़ी भी कर दिया है, कुछ लोग कह सकते हैं कि इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया है। किस लिए डिफ़िकल्ट है? अगर आप देखेंगे पुराने सिलेबस को देखेंगे, मतलब किसी भी स्टेट का सिलेबस को देखेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन मॉडर्न से आता है। तो लोग क्या करते हैं कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो मान के चलिए कि इसे 8 या 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मॉडर्न से। तो मॉडर्न को वो ज़्यादा क्या करते हैं कि वेटेज देते हैं, जो आधुनिक भारत होता है हिस्ट्री का, वो पोर्शन को ज़्यादा वेटेज देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि सबको एक जैसा वेटेज देने के कारण क्या है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसको ज़्यादा अच्छा से पढ़ना है, किसको नहीं। लेकिन तीनों को जो है एकदम समान रूप से पढ़ना है, तीनों को समान समय देना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मॉडर्न जो है जटिल हो जाता है, लेकिन आपके इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो है ना, मॉडर्न वगैरह है, ये मेडाइवल हो गया, सब फैक्ट को जो बार बार पढ़ना पड़ता है और रटना पड़ता है। तो थोड़ा कह सकते हैं कि एक डिफ़िकल्ट होता है कि तीनों को एक समान रूप से नहीं दिया जा सकता है। खैर हम लोग सब चीज़ बात करेंगे, लेकिन हमारा जो है अभी जो हम लोग देख लेते हैं कि जेपीसी प्री में कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है, मतलब प्री में क्या रहता है, कितना वेटेज रहता है, कितने सारे टॉपिक्स को कवर करना रहता है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टू कंपलसरी पेपर है प्री में, 2 जो है कंपलसरी पेपर है, जिसे पेपर 1 कहा जाता है, पेपर 2 क्लियर कहा जाता है। दोनों पेपर जो है वो एक ही दिन क्या ले लिया जाता है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन ले लिया जाता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का 200 मार्क्स है तो इसका भी 200 मार्क्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है कि जनरल 1 जो है, जिसे GS 1 कहा जाता है, ये 200 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, है ना। और यहाँ भी देख सकते हैं कि GS 2 है जो कि 200 मार्क्स का है, तो ये भी जो है 100 क्वेश्चन, और जो है आपको हर एक प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह करके कह सकते हैं कि ये 400 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर होता है। और इसमें से लगभग जो है पिछले बार का जो कट ऑफ वगैरह आप देखा जाए तो 246 गया था, मतलब इस बार का जो कट ऑफ जो है 246 गया था। 11 से लेकर 13 तक का जो है, ये जनरल लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, आप अंदाज़ा उसी से लगा सकते हैं। बाकी लोग जो OBC हैं, OBC का भी लगभग यही है, ठीक है। OBC और जनरल का झारखंड में प्री के मामले में तो दोनों सेम ही रहता है। पिछले बार भी जो है सेम ही था, पिछले बार 248 था और इस बार जो है थोड़ा कम आया, 246 आया, 2 मार्क्स कम आया। तो इस तरह से जो है आप अपना रणनीति बना सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स लाना है ना। 240 इस बार जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 250 से ज़्यादा ही मार्क्स लाना है, तभी आपका होगा। वो आप मत देखिए कि यहाँ 248 पहले था, 46 2 नंबर मार्क्स कम है, तो इस बार भी क्या वो कम जाएगा? नहीं, कम नहीं जाएगा, क्योंकि अभी सबको पता चल गया है कि ये जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। तो जाहिर सी बात है इस बार का कटअप जो है 250 से ऊपर जाने का अंदाज़ा मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि वो जाने वाला है। तो इस तरह लेके चलिए कि 250 तक जो है मेरा इस बार स्कोर हो। खैर हम लोग GS 1 जो है 200 मार्क्स का और GS 2 जो है 200 मार्क्स का है ना। तो इस तरह से हमारा 2 पेपर है। अभी हम पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 1 जो है वो GS, ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के बारे में और इंटरनेशनल के बारे में है ना। इंडिया, इंटरनेशनल और झारखंड तीनों के बारे में है। इसमें जो है टोटल देख सकते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे इसके, है ना। और इसका जो है हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें टॉपिक कितने रहते हैं। तो एक तो है हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी से हो गया, इंडियन पॉलिटी से हो गया, इकोनॉमिक्स से हो गया, फिर 5वां जो है वो साइंस और टेक से हो गया, 6ठा है झारखंड से हो गया। देखिए इसमें थोड़ा एक अनोखा बात ये है कि जैसे आप GS GK दे रहे हैं, तो GS GK में अगर आप जनरली देखा जाए पेपर 1 जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि इंडिया के बारे में पूछा जाता है और इंटरनेशनल खबर भी रहता है और प्लस में झारखंड भी रहता है। मतलब कि तीनों को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि समावेश है। 10 क्वेश्चन इसमें जो है वो झारखंड से रहता है ना। 10 क्वेश्चन इससे रहता है। और आपका जो दूसरा पेपर है जो GS 2 पेपर है वो पूरी तरह से झारखंड रहेगा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन जो देखा जाए वो 100 क्वेश्चन तो पेपर 2 में हो गया और 10 क्वेश्चन इसमें हो गया। तो यानी कि 110 क्वेश्चन जो है वो क्या है, झारखंड से रिलेटेड हो जाता है। तो झारखंड इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कहूँगा कि पहले पेपर 2 का ही तैयारी करना शुरू कीजिए, है ना। पेपर 2 का तैयारी करिएगा तो ही जो है पेपर 1 के बारे में बाद में इसके बारे में करना है। वैसे पेपर 1 भी काफ़ी जो है पढ़ना रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो पेपर 2 को जल्दी ख़त्म कर लीजिए और फिर पेपर 1 के बारे में फिर पेपर 1 पढ़िए बाद में, है ना। या बहुत लोग क्या करते हैं कि पेपर 1 पढ़ना शुरू कर देते तो काफ़ी बड़ा ये लंबा सिलेबस है तो कवर नहीं हो पाता। पेपर 2 जो है पढ़ना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। इधर देख सकते हैं कि ये है पेपर 2, है ना। पेपर 2 आप देख सकते हैं झारखंड के बारे में है, झारखंड के बारे में पूरी तरह से झारखंड के बारे में है ना। इसमें भी आपको लगभग 5, 6, 7, 8 है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टॉपिक्स है इसमें, है ना। 16 टॉपिक्स जो हैं अलग अलग चीज़ के बारे में 16 टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी लंबा चौड़ा है लेकिन उतना भी लंबा नहीं है जितना कि आप पेपर 1 में देखेंगे, है ना।
पेपर 1 एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया और इंटरनेशनल है, ये इंडिया के बारे में है और इंडिया के बारे में है, तो इसमें 90 क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी विस्तार है, कुछ नया नया चीज़ है और बहुत लंबा भी सिलेबस है इसका, अगर पेपर 2 से अगर तुलना किया जाए। अच्छा, अगर हम देखेंगे हिस्ट्री से, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको बहुत मजबूत करके रखना पड़ता है, मतलब अच्छा खासा नंबर इसी से आता है। अभी तो इसमें आपको लग रहा होगा कि 90 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 110 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मेंस में जो है ये चारों सब्जेक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसको प्री में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी मेंस में आपके लिए ईजी हो पाएगा, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो ये रहा हिस्ट्री का क्वेश्चन। देखें हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री का अगर आप देखें तो 1, 2, 3, देखिए जैसे कि हिस्ट्री बटा ही होता है 3 भागों में, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, है ना। और बाकी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बाकी एग्जाम्स में क्या होता है कि जब भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन मॉडर्न से होते हैं, है ना, और 5 क्वेश्चन ये बाकी 2 से, मिडाइवल से पूछ लिया या फिर एंशिएंट इंडिया से पूछ लिया। लेकिन यहाँ क्या है कि जेपीएससी ने जो है थोड़ा अलग तरह का गेम खेल दिया है, इसमें कहा कि सबको इक्वल वेटेज दे दिया गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि 15 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं और 15 का हर एक सेक्शन से जो है 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए कि किसको ज़्यादा वेटेज दें। वैसे अगर आप देखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जहाँ तक आप यूपीएससी को देख लें या बीपीएससी को देख लें, तो ये क्या होता है कि मॉडर्न इंडिया जो है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वहीं पे एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया, खास करके जो एंशिएंट इंडिया से उससे थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये बाकी जो है मॉडर्न इंडिया, फिर मिडाइवल इंडिया और फिर एंशिएंट इंडिया से आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें इक्वल वेटेज है, इसके कारण आपको इक्वल आपको देना पड़ेगा। अब इसमें सवाल आता है कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, मतलब कहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा बहुत गाइड इसमें कर देता हूँ कि पढ़ना क्या है ना, आप जो है इसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ बुक्स का ऐसे बना के रखा है कि बुक्स मैंने कहाँ से पढ़ा था। तो जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट 3 तरह के होते हैं, और तीनों तरह के जो है मैंने इसको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा था। ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें जो है आपको मार्केट में तो नहीं मिलती है, आपको ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ही मंगाना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपको मंगाना पड़ेगा। बाकी नहीं तो इसका जो है पीडीएफ वगैरह भी आपको, जो अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो ये मिल जाता है ना। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, खास करके हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में बहुत सारा फैक्ट है, और आप अगर क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री, मतलब कि एक घटना के बाद दूसरा घटना, दूसरा घटना के तीसरा घटना किस तरह से घटा है, जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो जब तक आप इसे एनसीईआरटी को मतलब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आपको जो है इतना सारा फैक्ट है कि आप रट नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को रटना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि फजूल है, क्योंकि आप उतना फैक्ट को रट ही नहीं सकते हैं जितना फैक्ट इसमें दिया गया है। तो वो काम ना करें, है ना। आप जो है हिस्ट्री को इसे कई बार पढ़ें। मेरे लिए तो मैं एक बार भी पढ़ा तो काफ़ी इसमें समझ में आ गया कि क्या है नहीं है कंटेंट। और जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे मेरा स्ट्रेटजी क्या रहता था कि जैसे मैं अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ा, एंशिएंट इंडिया में अगर कोई दिया हुआ, जैसे अगर पहला अगर आप देखेंगे एंशिएंट इंडिया में तो आपको इसमें देखने को मिलता है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री से क्यों पढ़ना ज़रूरी है ना, ये सब के बारे में दिया हुआ रहता है। हिस्ट्री के बारे में एसी क्या है, बीसी क्या है ना, वो छोटे छोटे टर्म्स वगैरह जो है हिस्ट्री में बार बार यूज़ होते हैं, उसके बारे में दिया हुआ रहता है। तो उसके बारे में अगर आप पढ़ लिए हैं ना, जैसे पहले तो आएगा आपका नियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक, पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब चीज़ आएंगे पहले। ये देखिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं होता है, ये सबसे जो हिस्ट्री का, जो एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक होता है। लेकिन क्या होता है कि इससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक क्लियरिटी हो जाता है ना वो हिस्ट्री के बारे में, वो आप छोटी छोटी बारीक के बारे में आप जाने लग जाते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है आगे जाके, है ना। और कई बार भले ही जो शुरुआती दौर का जो टॉपिक्स होता है एंशिएंट इंडिया का, वो आपको ज़्यादा मतलब यूजफुल नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। आप तभी पढ़ेंगे तभी आगे आप जो है बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं। और फिर आप जब जैसे एक टॉपिक को आपने पढ़ लिया, जैसे आपने नियोलिथिक, ये पैलियोलिथिक, ये सब एज को पढ़ लिया है ना, जो स्टोन एज होता है ना, पाषाण काल, उसे आप पढ़ लिया, तो फिर पाषाण काल के बारे में ही जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है लूसेंट का किताब में। देखिए ये वो जो लूसेंट का किताब है जिसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर हिंदी से भी है, ये है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान,
आप इसको खरीद सकते हैं और इससे जो है जो टॉपिक को आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो खुद लूसेंट बनाया हुआ रहता है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। अब देखिए बहुत सारा ऐसा क्या होता है ना कि टॉपिक्स आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें नहीं मिलता है, मतलब आपको लगेगा यार ये टॉपिक इतना लंबा चौड़ा पढ़ लिया लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस तो मिल नहीं रहे हैं, तो उस पर टेंशन नहीं लेना है। आपको बस इसका ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा उसके बारे में समझ लेना है। ऑब्जेक्टिव ही इसका कर लीजिएगा तो बहुत कुछ आप समझ जाइएगा, लेकिन आपको पढ़ना थोड़ा पढ़ेगा। आपको एनसीईआरटी को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इसका लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव जो है कीजिए। और एक टॉपिक पढ़िएगा तो उसी टॉपिक से रिलेटेड इसमें क्या रहता है कि आपको जो है क्वेश्चंस रहता है ना। जैसे मैंने स्टोन एज के बारे में बोला तो स्टोन एज के बारे में बाकायदा इसमें क्वेश्चन हैं, स्टोन एज के बारे में होगा 10, 15, 20 इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको अब कर लीजिएगा तो वो इनफ है आपके लिए कि इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन और ज़्यादा कोई पूछने की संभावना नहीं होती, और आपको क्लियरिटी भी हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो। आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा इंटरनेट का मदद लीजिएगा कि इसका क्या कारण था कि इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, इसका क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है आपको गूगल में मिल जाएगा, तो उससे अगर पढ़ते हैं तो बहुत देखिए शुरुआती में जब आप पढ़ेंगे ना तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बहुत चीज़ों को अब जानना पड़ता है ना, तो गूगल वगैरह से कहते हुए बहुत समय लगता है और बहुत बोरिंग भी हो जाता है। लेकिन सच मानिए जब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना कुछ दिन के लिए, मतलब मान लीजिए कि 3 महीना या 4 महीना के लिए अगर हम पूरी तरह से रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ के और उसका टॉपिक्स को, है ना, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को जो है आप एकदम ठीक से पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपको शुरुआती दौर में समय लगता है, ठीक है। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि इकोनॉमिक्स को मैं करते हुए 3 महीना लग गया मेरा, ठीक है। इकोनॉमिक्स को तैयार करते हुए मतलब इतना हमको समझने में दिक्कत होता था कि इसको 3 महीने में किए। लेकिन आपको पता है जब हम दूसरा बार रिवीजन करने लगे, यानी कि रिवीजन जब करने लगे, मतलब दूसरा बार जब हम पढ़ने लगे तो क्या हुआ कि वो सिर्फ 1 सप्ताह में हम पढ़ लिए, और जब तीसरा बार रिवीजन करना रहा तो हम 1 दिन में उसको कंप्लीट कर दिए। मतलब इतना जल्दी फास्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना, चीज़ों को समझने के लिए। जब रिवीजन वहाँ काम आएगा ये सब चीज़ें, जब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 1 सप्ताह के हैं, तो फिर आप रिवीजन करना शुरू करेंगे तो रिवीजन जो है काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो जितना बार आप पढ़िएगा उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। शुरुआत में आपको समय लगेगा 1 महीना, 2 महीना, है ना, 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो टाइम जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। 1 सप्ताह में आप पूरी तरह से जो कर सकते हैं जब दूसरा बार उसको पढ़ने लग जाए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ समझा हुआ है, बस आप पढ़ के बस उनको पढ़ रहे हैं तो सब समझ में आ रहा हो, तो आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो आप पढ़ के तुरंत उसको ख़त्म कर सकते हैं। और फिर जो है एक समय ऐसा आ जाएगा तो रिवीजन 1 दिन के अंदर हो जाएगा कि भैया कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ लेते हैं कुछ, तो पढ़ के जो रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए आपका उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना सही है, ठीक है। अच्छा, एक किताब तो ये लूसेंट का आता है, दूसरा किताब भी आता है जिसका नाम होता है घटना चक्र का, ठीक है। घटना चक्र क्या आता है कि जैसे हिस्ट्री का घटना चक्र दीजिएगा तो हिस्ट्री का बहुत सारा किताब है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ रहता है, एक्सप्लेन भी किया रहता है, तो आपको गूगल वगैरह सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। कि अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसका आंसर आप दे दिए हैं तो उसके बारे में जो है नीचे आपका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ रहेगा कि इसका आंसर कैसे ये हुआ, है ना। तो वो भी किताब सही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो बड़ा लेंदी भी होता है, और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तभी जो है आप उस किताब को परचेज़ कर पाएंगे, क्योंकि हर एक किताब का दाम 200-300 रुपये से लगभग होता है, तो फिर उसको आपको परचेज़ करना भी थोड़ा कठिन होता है। इसमें क्या है कि इसमें सारा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटी का भी है, बस इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको आंसर दिया हुआ है, इसमें आंसर की दिया हुआ है, तो आप उसे मिलाइए, है ना, और देखिए कि सही है या गलत है, आप जो ऑप्शन को पिक किए हैं। तो इसको जो है शुरुआती दौर में आपको जो है थोड़ा कठिनाई इसमें होता है। और अगर आप घटना चक्र लेते हैं तो घटना चक्र मैंने 1-2 किताब लिया है, जैसे इकोनॉमिक्स का लिया था और हिस्ट्री का लिया था, लेकिन हर एक काम मेरे लिए जो है दे पाना थोड़ा संभव नहीं था। संभव इसलिए नहीं था कि उस किताब को थोड़ा पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाइएगा, थोड़ा मोटा भी है, मोटा सब रहता है किताब, तो वो थोड़ा जो है आपको देख के थोड़ा लगेगा कि नहीं, उसको जो है किताब को इग्नोर आप कीजिएगा। लेकिन ये मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा रहा था, और उसमें मेरा ज़ाहिर सी बात है रिजल्ट हुआ भी, तो मैं तो इसे ही रिकमेंड करूँगा कि लूसेंट का अगर आप जनरल नॉलेज ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो घटना चक्र जो है उसको भी आप जो है आप ले सकते हैं। घटना चक्र में क्या है कि आपको गूगल वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से जो है कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बहुत जो है आपको गूगल देखना पड़ जा सकता है। तो इस तरह से जो है आप मॉडर्न हो गया, मिडाइवल हो गया, एंशिएंट हो गया, ये सब आप हिस्ट्री को कर सकते हैं। और हम लोग जल्द ही इसके बारे में मतलब इसको कवर भी करने की कोशिश करेंगे, जो इसी चैनल के माध्यम से जो है आपको वो हमने हिस्ट्री जो है धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो इसमें भी मज़ा आएगा आपको, थोड़ा हम बताएंगे कि किस तरह से क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। मतलब अभी अगला वीडियो शायद हो सकता है कि हिस्ट्री के पहला चैप्टर के बारे में, पहला टॉपिक के बारे में हम लोग बताएं, और किस तरह से लूसेंट से उसको कैसे करना है ना, तो वो आपको मैं बता दूंगा 1-2 वीडियोज़ में, है ना, आगे के वीडियोज़ में। तब तक आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन जो है
एक्टिव कर सकते हैं, ताकि क्या हो जाता है, एनेबल कर सकते हैं, ताकि जो है आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता जाए जो भी इसमें डालें। खास करके उन कैंडिडेट के लिए तो मददगार जरूर होगा जो 14 JPSC का तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस में दूसरा है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का भी देख सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। तो ये 4 तरह का ज्योग्राफी है। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि हिस्ट्री से इसका वेटेज कम है, 10 ही चैप्टर है ना। और आप देख सकते हैं हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो इसमें 10 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी से, 3 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से और 2 क्वेश्चन जो है सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के भी बहुत सारे इसको जो है 6-7 पार्ट में डिवाइड होता है ज्योग्राफी भी। तो उसमें से जो है 4 ही भाग को आपको पढ़ना है। वैसे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल ज्योग्राफी का कह सकते हैं कि जनरल ज्योग्राफी जो है आपको पढ़ने में मजा आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी भी ठीक ही है, ठीक है। इकोनॉमिकल और थोड़ा सोशल ज्योग्राफी जो हो जाता है वो इकोनॉमिक्स में भी ये काम आएगा। तो ये 2 चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक्स में भी काम आने वाला है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी मिलते हैं। एक तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया है ना, और जो है सोशल एंड डेमोग्राफिक। तो ये जो दो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कौन सा किताब जो है आपको पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए कंप्लीट करने के लिए आप देख सकते हैं ये हिंदी में भी आता है। ये किताब जितना भी मैं दिखा रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो आप उसे खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वैसे ऑफलाइन में भी इसको मिल जाएगा। जैसे ये जो आपको बताया गया था ये सारा ओल्ड NCERT है। तो ये तो आपको ऑफलाइन में मिलना थोड़ा कठिन है, मतलब दिल्ली वगैरह में आप रहते हैं तो वहाँ मिल जा सकता है। लेकिन और हो सकता है कि आप पटना में मिल जा सकता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है वो आपको लोकल दुकान में तो नहीं मिलते हैं। तो आप जो है ऑनलाइन वगैरह जो मंगवा सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के मामले में ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी आपको जो है जहाँ पर भी आप कोई भी अच्छा दुकान होगा है ना, वहाँ जाइएगा और NCERT का किताब मांगिएगा तो आपको मिल जाता है ये। जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी है और अभी ये चल भी रहा है ना, क्लास 11th का है तो इसको आप ले सकते हैं। फिर देखिए इंडियन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, ये भी क्लास 11 का है, इसको ले सकते हैं। तो ये 2 जो किताब है ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसी से लगभग सारा क्वेश्चन आता है ना, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नॉट ओनली JPSC, लेकिन किसी भी अगर आप ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं तो ये 2 किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हो गया और एक आपका जो जनरल ज्योग्राफी है, ये सब 2 ज्योग्राफी जो है आपके बारे में। जैसे यहाँ फिजिकल है, फिजिकल इन्वायरमेंटल और फंडामेंटल, तो ये जनरल इसे कहा जाता है और ये कह सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी है। फिर आपको जैसे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, ये द इंडिया एंड पीपल इकोनॉमी। तो ये फंडामेंटल, ये तो आपका सोशल और डेमोग्राफिक जो ज्योग्राफी था उसके बारे में ये है। और आपका जो है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है ये 2 किताब आपको करता है। तो ये 4 किताब जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी का जो है, मतलब समझिए कि ज्योग्राफी पढ़ना कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना सारा ज्ञान दिया हुआ है कि आपको जो है किसी दूसरे किताब को हाथ उठाने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। इससे पास 2-3 बार ऐसे रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये ज्योग्राफी जो होगा वो क्या है कि शुरुआती दौर में जब आप पढ़िएगा तो थोड़ा जो है समय लगेगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही आप पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा, है ना, रिवीजन कीजिएगा तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। नोट्स बना सकते हैं, अगर नोट्स आप चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। वैसे अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैं जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, है ना, अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी होगा तो वहाँ पे जो है आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे इसके। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको जब आप एक बार पढ़िएगा तो एक बार जब पढ़िएगा उस समय तो नोट्स नहीं बनाइएगा, जब दोबारा पढ़ने लग जाइएगा उसमें नोट्स आप बनाइएगा, आपको लगेगा रेलिवेंट क्या है। वैसे एक टीचर का, एक मेंटर का यही काम होता है कि आपको रेलिवेंसी बताना कि आप बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा टॉपिक है इसमें, तो कौन सा टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है अगर वो पता चलिए ना, कि मान लो कि अगर आप में 20 टॉपिक्स है तो 20 टॉपिक आप तो पढ़ नहीं पाओगे ना, सबको एक जैसा नहीं ध्यान दे पाओगे। लेकिन टीचर और मेंटर के पास ये ज्ञान होता है ना, जो खास करके जो दिया हुआ है एग्ज़ाम कि क्या पढ़ने से किसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, वो आपको 6-7 टॉपिक्स ऐसे बता देगा कि इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से आते हैं। तो वही है कि मेंटर के रूप में एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको मैं गाइड करूँगा ताकि आप जो है कम समय में और ख़ास कुछ टॉपिक्स को पढ़ के जो है आप अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं ना। तो ये रहा जो है आपका। अब बस इसमें भी यही करना है कि जो आप जिस टॉपिक को पढ़िएगा उस टॉपिक को फिर लूसेंट में ये वाला किताब जो है, इस किताब में जो है जाके इसका जो है
आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना लेना है, ताकि जो है वो काफ़ी क्लियरिटी हो जाए आपको, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, है ना। याद करेंगे नहीं, अब वो पढ़ते पढ़ते और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते करते जो है आपको याद हो जाने वाला है। अगला अगर हम जाएंगे तो अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, है ना। इसमें भी 10 क्वेश्चन है ना। ज्योग्राफी के जैसा भी जो है इसमें भी 10 क्वेश्चन है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी। इसमें बहुत अच्छा चीज़ ये दिया है कि आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिसेंट्रलाइजेशन आता है, पंचायती और म्यूनसिपैलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ही ये भाग है। तो ये तो कह सकते हैं कि अगर आप जो है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही ढंग से पढ़ते हैं, और खास करके जो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी है अगर उसको ढंग से पढ़ लिए तो 6 क्वेश्चन जो है तो इसी से आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, एक नागरिक के होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इंडिया में रहने के लिए कुछ विधि विधान बनाया गया है ना, कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को जानना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है इंडिया में रह रहे हैं और कुछ जो है आपको पता ही नहीं है, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल को चलाने के लिए आपको नियम ही नहीं पता है कि किसे बैक होगा, किसे कॉल लग जाएगा, तो फिर वो तो मतलब समझिए आपके लिए मतलब नुकसान ही है किसी के लिए भी, है ना। तो आपको जाहिर सी बात है उसका नियम कानून जो है जानना जरूरी है। तो इंडिया में है, नागरिक हैं, सिविल सर्विसेज हैं, तो सिविल सर्विसेज जो है आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो 6 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएगा, बल्कि आपको ये 4 क्वेश्चन के लिए थोड़ा किताब जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। ये एक ही किताब से ये हो जाएगा, ठीक है। जो ये किताब है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी, वो एक ही किताब से हो जाएगा क्लियर। और लेकिन जो ये किताब है ना, इस ये दूसरा टॉपिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस, ये इसके लिए आपको एक लक्ष्मीकांत का ही एक आता दूसरा किताब, उसको खरीदना पड़ेगा, तो जाके होने वाला है। आपको मैं किताब दिखा देता हूँ कि किस किताब में जो है आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा पॉलिटी के लिए, ठीक है। देखो पॉलिटी आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं, पॉलिटी के लिए ये सबसे अच्छा किताब है लक्ष्मीकांत का, है ना। सब लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जो है आप पॉलिटी आपको जो है लक्ष्मीकांत को पढ़ना चाहिए। ये 7th एडिशन है, लेकिन 6th भी आता है। 6th ज़्यादा फेमस है, अधिकतर लोगों के पास मुझे लगता है 6th ही होगा, है ना। ग्रीन कलर का आता है, तो वो किताब को भी ले सकते हैं। और ये 7th है, लेटेस्ट है। वो क्या होता है कि कई बार सरकार कई सारे अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं ना संविधान के अंदर, तो वो नए नए जो है एडिशन में वो उसको एक तरह से कह सकते हैं कि ऐड करते जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप भी जो है नया एडिशन लेने की कोशिश करें, अगर नया स्टूडेंट है ना, तो नया एडिशन लें। तो इससे क्या होगा कि नए नए जो एक्ट बने हैं, है ना, कानून बने हैं, उसको जो है आप समझ सकते हैं। तो ये किताब हो गया। और एक लक्ष्मीकांत का ही आता है गुड, मतलब 2 किताब और भी है, एक है गुड गवर्नेंस करके आता है लक्ष्मीकांत का ही, उसको देख सकते हैं। और दूसरा जो किताब होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है ना, लोक प्रशासन का होता है। तो उसको भी जो है आप क्या कह सकते हैं कि वो भी लक्ष्मीकांत का आता है। तो तीनों किताब जो है मतलब उस पॉलिटी में तीनों किताब लक्ष्मीकांत का ही आएगा। गुड गवर्नेंस, है ना, गुड गवर्नेंस, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पॉलिटी, है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है इंडियन पॉलिटी, उसमें भी। अच्छा, पढ़ने का फंडा फिर वही है कि आप जब भी लक्ष्मीकांत का किताब को पढ़ेंगे, जैसे गुड गवर्नेंस के बारे में रूसेंट में नहीं दिया हुआ, किसी किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखो उसको ज़्यादा अगर आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, उसको बाद में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप अगर पढ़ते हैं मतलब ऑब्जेक्टिव अगर पॉलिटी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत का, तो 6 क्वेश्चन हो जाने वाला है ना। 4 क्वेश्चन के लिए आपको दूसरा किताब लेना पड़ेगा, है ना, 2 किताब और लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है यही है कि आप जो है उस किताब को बाद में लीजिएगा। आपको लगेगा कि नहीं अब पढ़ने के लिए कुछ रहा नहीं, तब जाके आप लीजिएगा उसको। अभी 6 क्वेश्चन पर ही इसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और आपको ये 6 क्वेश्चन जो है इससे आराम से देखने को मिल जाता है ना, भारत की अर्थव्यवस्था से आपको मिल जाता है। और फिर जो है जैसे फिर से बताएं कि इसका टॉपिक्स को पढ़िएगा, और फिर जो है लूसेंट से या फिर किसी और भी जैसे घटना चक्र का है उससे जो है आप जो है जाके क्या कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करिएगा। तो क्या होगा कि आप काफ़ी मजबूत हो जाइएगा वहाँ पे, है ना। काफ़ी जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप उसके बारे में आपको पता चल जाने वाला है। तो इस तरह से जो है आपका पॉलिटी जो है क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं।
पॉलिटी के बाद है इकोनॉमिक्स। देखिए ये 4 जो सेक्शन होता है ना, ABCD, ये 4 सेक्शन कहा जाता है किसी भी सिविल सर्विसेज का रीढ़ की हड्डी, है ना, मतलब एक तरह से बैकबोन कहा जाता है कि आप सिविल सर्विसेज बनना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और जो है इकोनॉमिक्स जो है ये आपको आना ही चाहिए, है ना। ये इन विषयों को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के, जब तक आप बेहतर तरीके से नहीं कीजिएगा, है ना, तैयार नहीं कीजिएगा इन चारों सब्जेक्ट को, तब तक मतलब आपके लिए सिविल सर्विसेज काफ़ी दूर की चीज़ है ना। ये चारों में आपको पकड़ होना चाहिए, बहुत एडवांस पकड़ होना चाहिए, क्योंकि आप झारखंड से थोड़ा पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है झारखंड के बारे में भी जो 110 क्वेश्चन आता है प्री में, तो झारखंड भी है। लेकिन झारखंड मुझे लगता है कि 2 महीने का बात होता है, 2 महीना में आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं ना, है ना, झारखंड को। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 महीना रोज़ अगर आप पढ़ते हैं झारखंड के कुछ ना कुछ, तो आप जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, है ना। उसमें लगभग 110 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन लगभग आप बना सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं इस तरह से। और क्या है, क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आप जितना 100 में 100 मार सकते हैं, है ना। 80 तो मतलब आना ही आना है आपका। और फिर जैसे और भी जो है आपको बाकी के 90 क्वेश्चन जो है आपको इसमें सही करना रहता है। तो जाहिर सी बात है दोनों का वेटेज अच्छा है, लेकिन झारखंड जाहिर सी बात प्री में काफ़ी डोमिनेंट है। लेकिन मेंस में जो है, मेंस में फिर जो है आपको यही सब जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जो है इकोनॉमिक्स जो है ये क्या हो जाता है कि जो है काफ़ी ज़्यादा आपको एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छे से तैयारी करना रहता है, तब जाके आपका मेंस निकलता है। प्री में झारखंड, तो मेंस में जो है ये 4 सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें से बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स है, 4 क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फिर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको, देखो ग्लोबलाइजेशन इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि ग्लोबलाइजेशन कुछ अलग से दे दिया, जैसे फिर से इसमें क्या किया है कि थोड़ा दिग्भ्रमित कर दिया है। जैसे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कह सकते हैं कि एक ही किताब में हो जाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी मतलब किताब एक ही है, थोड़ा टॉपिक्स कह सकते हैं कि थोड़ा साइड हो जाता है ना। वो इकोनॉमिक्स का कोर इकोनॉमिक्स जो होता है वो नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़। लेकिन जो है ये आपको जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो या ग्लोबलाइजेशन हो या जो कि 1991 के बाद से इकोनॉमी वाला है, फिर बेसिक फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का होता है या बहुत सारे इकोनॉमी जो है बेसिक फीचर होता है, उस तरह से जो है आपको पूछ लिया जाता है। तो इस किताब इस टॉपिक को यानी कि इकोनॉमिक्स टॉपिक्स को किस तरह से करना है, तो इसके लिए जो किताब होगा आपके लिए वो होगा NCERT, ठीक है। NCERT में खास करके जो ये 2 किताब है जो है NCERT का, ये वाला इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक जो किताब है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो और मैक्रो, ठीक है। ये देखिए ये ग्रीन, ये ऑरेंज कलर का है और ये येलो कलर का है। ये 2 किताब को हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है। आपको NCERT पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों से मिलता है, तो ये दोनों किताब को ले सकते हैं, है ना। ये आप बोलिएगा ये क्लास 11th का है और ये क्लास भी 12th का है, सॉरी दोनों क्लास 12th का है, तो वो दोनों क्लास 12th का है। बाकी आप जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इसको देख सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इन सब किताबों में आपको सस्टेनेबल वाला देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ अभी चाह रहे हैं कि अभी पढ़ना है सिर्फ इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना है ना, बेसिक फीचर को समझ लेना है, तो आपको ये 2 किताब मतलब कंपलसरी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 2 किताब जो है आपको इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ लीजिए, फिर बाद में अगर समय मिलता है तो फिर ये सब किताब 3 किताब को करना है ना। और अगर इसके साथ जो है, ठीक है, इकोनॉमिक्स तो ये हो गया, एक और भी आता है जिसके जैसे RS सिंह का आता है, ठीक है, RS सिंह का आता है, RS सिंह का आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, उसको ले सकते हैं। एक संजीव वर्मा का भी आता है, लेकिन संजीव वर्मा अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनका किताब कोई लिखता है, तो अब उसका कोई इतना ज़्यादा जो है डिमांड नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी किताब आप पढ़िएगा, संजीव वर्मा पढ़िए या RS सिंह का पढ़िए, दोनों से काफ़ी है। लेकिन पहले मुझे लगता है कि ये दोनों किताब आपको पढ़ लेना चाहिए। ये किताब मतलब आपको किसी भी दुकान में मिल जाता है ईजिली। और दूसरा बात ये होता है कि ये किताब को जब तक आप पढ़िएगा तो काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया गया है, मतलब RS सिंह में, ठीक है, उसमें भी समझाया गया है। लेकिन हमको लगता है कि वो किताब काफ़ी मोटा होने के कारण आपको हो सकता है कि साइकोलॉजिकली आप जो है उस किताब को पढ़ने से थोड़ा डरेंगे आप कि काफ़ी जो है थिकनेस है उस किताब की, मोटाई है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा बचना है। बाकी पहले आप जो है
मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिर बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को पढ़िए। इसके बाद फिर जो है आप जो है आर एस सिंह अगर आपके पास है समय तो उसको पढ़ सकते हैं। वो भी अच्छी किताब है, मतलब हर एक सिविल सर्विस के लिए वो किताब प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरा लगता है कि जेपीएससी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता है जितना कि जेपीएससी यूपीएससी वगैरह बनाता है या बीपीएससी बनाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि जेपीएससी के लिए आपको वो किताब पढ़ना चाहिए, आर एस शर्मा वाला पढ़ना चाहिए, एन आर एस सिंह वाला पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप अगर ये दो किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं लगता है कि आपको जो है वो आर एस सिंह वाला किताब पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उस किताब को पढ़ सकते हैं, अच्छा है किताब, अच्छा है, खुद मैंने पढ़ा है तो काफ़ी अच्छा किताब है। तो आप देख सकते हैं, इसको देखिए, ये रहा। फिर जो है जैसे ही टॉपिक आप पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स का भी वही है, सबका मैं बता दे रहा हूँ कि सबका यही है कि टॉपिक पढ़ने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाना नहीं भूलना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाइए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे आप लगा सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया इकोनॉमिक्स से। अच्छा, इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं प्री में वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो करंट अफेयर को भी देखना रहता है ना, करंट अफेयर को भी जो देखना रहता है कि करंट अफेयर जो है, जैसे बजट का क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, आप वो समझ नहीं पाइएगा कि वो करंट से है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का भी 10-15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से भी आते हैं। तो आप वो थोड़ा समझ पाना मुश्किल होता है कि इसको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में रखें या फिर, तो थोड़ा बहुत जो है इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। फिर आपका जो है झारखंड स्पेसिफिक, सॉरी ये रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। साइंस और टेक्नोलॉजी 15 मार्क्स का है ना, यानी कि हिस्ट्री वाला ही हाल है इसका भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जनरल साइंस का बोलने का मतलब है कि क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा है साइंस, उससे क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, देखो एग्रीकल्चर एंड जो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और एक है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इससे तो ये कंप्यूटर वाला हो जाता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये कंप्यूटर से आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। जैसे रैम और रोम से पूछ देगा क्वेश्चन, है ना, सीपीयू से क्वेश्चन पूछ देता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर क्लास 12 तक या 10th तक अच्छे से पढ़ा है कंप्यूटर, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें किसी किताब से, है ना, क्लास 10th का किताब या कोई किताब ले लें। जैसे एक किताब अभी मैं रिकमेंड करूँगा, उसमें कंप्यूटर के बारे में भी दिया हुआ है ना, कुछ पेजेस दो दिए हुए हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चन उससे आता भी नहीं है ना। तो उस चीज़ को आप जान लेना है उससे, है ना। तो ये तो कंप्यूटर वाला 3 क्वेश्चन हो गया, बाकी एग्रीकल्चर से हो गया एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से हो गया। अब एग्रीकल्चर जो है वो साइंस का भी भाग है। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो होता है वो साइंस का भी भाग होता है। साइंस में भी, ज्योग्राफी में भी, बायोलॉजी में जो है हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है वो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे साइंस हो गया जिसमें थ्योरी पढ़ाया जाता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, वही थ्योरी को इस्तेमाल करके उससे कुछ ऐसे एप्लीकेशन बना लिए जाते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना, वो इक्वल अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन वाला आप पढ़े होंगे। तो अगर वो थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, उसी फार्मूला को इस्तेमाल करके या उसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके क्या किया कि रॉकेट हमने बना लिया, है ना। रॉकेट का जो होता है काम करने का प्रिंसिपल जो होता है वो न्यूटन का थर्ड लॉ से बिलोंग करता है। तो अब क्या होगा कि वही जो साइंस का जो चीज़ था, है ना, प्रिंसिपल था, उसको जो हम इम्प्लीमेंट करके कुछ अब बना देते हैं, है ना, जो हमारे जीवन को बेहतर करता है, तो उसी को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो वही है कि साइंस टेक्नोलॉजी कुछ नया नहीं है। आपको जैसे पूछ दिया जाएगा इसरो का कोई ऐसा पूछ दिया जाएगा, है ना, इसरो से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर से, जैसे बायोलॉजी में भी हम लोग क्लास 9-10 में पढ़े हुए हैं, है ना, कि थोड़ा बहुत जो है उसमें भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पढ़ाई हुआ है। वैसे एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है, आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है और साइंस में देखने को मिलता है। ये तीनों में जो है आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर एक मतलब सदाबहार कह सकते हैं टॉपिक है जो हर किसी में आपको जो है सूट हो जाता है। तो इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, है ना।
तो एग्रीकल्चर जो है, आप एग्रीकल्चर से भी जो है क्वेश्चन आते हैं। और इन सभी को तैयारी करने का जो है, अगर किताब के बारे में बात किया जाए कि साइंस को कैसे तैयारी किया जाए, तो साइंस को तैयारी करने का सबसे अच्छा जो है कि अगर आप बहुत मतलब आपको साइंस पढ़े बहुत दिन हो गया, क्योंकि सब लोग क्लास 10 तक तो पढ़ता ही है, लेकिन हो सकता है कि आप क्लास 10 तक ढंग से नहीं पढ़े हैं, तो क्लास 6 से लेकर 10 तक तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है ना। देख सकते हैं एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है। और अगर आप पढ़ लिए हैं तो फिर जो है आप क्या कीजिए, लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव से कीजिए। जैसे कि इस किताब में सब का दिया हुआ है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सबका दिया हुआ है। तो इसमें साइंस का भी दिया हुआ है, तो साइंस का भी जो है आप इसे कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका काफ़ी क्लास 10 तक काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ रखा है साइंस, है ना, आपको बस रिवीजन करने के लिए किताब चाहिए, तो रिवीजन करने के लिए ये दिशा पब्लिकेशन का जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस किताब के अंदर आपको कंप्यूटर वाला भी वो सेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो काफ़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन रहेगा कंप्यूटर के बारे में, तो आप उस कंप्यूटर को भी इस किताब के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट कर सकते हैं ना, उसको फिर दूसरा किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है जनरल साइंस, जैसे कि इसमें फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा, है ना, एग्रीकल्चर भी रहेगा, प्लस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहेगा, है ना, कंप्यूटर भी रहेगा। तो वो सारा कुछ जो है आपको इसी किताब में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ लिखा भी है, जैसे आप देख सकते हैं पीसीएस के लिए है, सीडीएस के लिए है, एनडीए के लिए है, एसएससी के लिए है, अदर यूपीएससी एग्जाम्स के लिए है। तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा किताब है, तो आप इसको ले सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसके हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये हर एक जो फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आप उस क्वेश्चन को लगाइएगा तो वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा, है ना। तो इस किताब को भी ले सकते हैं। नहीं तो फिर जो है आप जैसे यहाँ बताएं कि साइंस को लेके जो है आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर एक जो आता है लूसेंट, एक जो आता है लूसेंट का जो किताब आता है ना, लूसेंट का जो किताब आता है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि लूसेंट का जो किताब आता है जो फेमस है, उससे भी साइंस आप पढ़ सकते हैं। साइंस में उसमें भी बहुत कुछ दिया गया है, कंप्यूटर भी इसमें दिया गया है। तो वो दो किताब मतलब कह सकते हैं कि वो किताब भी आप पढ़ के जो है साइंस के बारे में, अगर साइंस आपने अच्छे से 10th तक पढ़ा है तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप लूसेंट नहीं लिए हैं और साइंस आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो दिशा पब्लिकेशन का, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और फिर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना ये अनिवार्य हो जाता है ना। तो ये साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको लगाना जो है अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपका क्या हो गया कि हमने एक और चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, है ना। तो ये ABCDE तक हम लोग पढ़ लिए, यानी 5 टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए कि कैसे क्या इसको करना है। अगला जो है वो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ इस हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, मतलब कह सकते हैं कि झारखंड के बारे में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 2 को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये भी आ जाएगा। बाकी है नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट, है ना, यानी करंट अफेयर्स के बारे में है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इस चीज़ को याद रखना है कि नेशनल और इंटरनेशनल में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस 15 क्वेश्चन को हम लोग को कैसे करना है ना। तो 15 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। और जो है मैगजीन वगैरह जो फॉलो कीजिए। सबसे अच्छा मैगजीन आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण रहेगा, देख सकते हैं ये प्रतियोगिता दर्पण है। तो ये प्रतियोगिता दर्पण जो है आपको मिल जाना चाहिए। अगर आप देखिएगा अच्छे अगर कोई ऐसा होगा जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स वगैरह बेचते हैं, वहाँ पे आपको ये प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो है ईज़िली मिल जाता है ना, हर जगह भी अवेलेबल हो गया है। और ये थोड़ा क्या होता है कि ये थोड़ा पढ़ने में लगेगा, आपको कुछ समय लग जाता है, 2-3 दिन लग जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो इसमें 2-3 दिन लग जा सकता है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, एक इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा इतना कि आप प्रतियोगिता दर्पण को 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि इससे एक छोटा बुक भी आता है, इसका सक्सेस मिरर है। आप अगर ये काफ़ी, अगर प्रतियोगिता दर्पण आपको बहुत भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं सक्सेस मिरर से। सक्सेस मिरर क्या है कि काफ़ी छोटा आर्टिकल रहता है ना, वो सारा रेलिवेंट पॉइंट को इसमें दे दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सक्सेस मिरर उन लोगों के लिए है जो एसएससी का तैयारी वगैरह करते हैं, उनके लिए सही है, ठीक है। इसका लगभग 40 रुपये प्राइस रहता है और इसका कम से कम 120 रुपये रहता है।
मंथली ये आता है ना, मंथली आता है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ ये वार्षिक का दिया है कि वार्षिक भी ये निकालता है, यानी कि 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी निकालता है, 6 महीना पूरा हो जाने के बाद भी निकालता है ना। तो उसमें पिछले 6 महीना का जो है सारा दिया हुआ रहता है। और वार्षिक वाला दीजिएगा तो पूरा वर्ष वाला रहेगा। लेकिन ये हर मंथ निकलता है, 12 मंथ होता है तो 12 आपको जून जुलाई अगस्त करके ये सारा करके निकलता है। तो इस तरह करके आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िए, उसमें बहुत डिटेल से दिया रहता है और डिटेल जानना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण अच्छा है। वैसे बहुत सारे और भी आते हैं, जैसे विज़न IAS का भी आता है। तो विज़न IAS अगर आपको पास मिल जाता है ना, वैसे इसका तो जो PDF फाइल होता है वो मिलता है, PDF फाइल मिल जाता है इंटरनेट के माध्यम से। और नहीं होगा तो मैं ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम में। तो करंट अफेयर वगैरह है, ये जो JPSC से रिलेटेड जितने भी PDF होते हैं, इंपॉर्टेंट PDF होते हैं, वो आपको समय समय पर टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम से आप जो है जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम मेरा दिया हुआ होगा, है ना। टेलीग्राम से जो है जुड़िए। टेलीग्राम जो है उसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, करंट अफेयर वगैरह, ये इंपॉर्टेंट PDF वगैरह आपको मिलता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ ख़त्म हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक बचे होंगे, जैसे ये वाला देखिए मिसलिनियस टॉपिक्स है ना। अच्छा, मिसलिनियस टॉपिक है, लेकिन इसमें भी बता दिया गया है कि 15 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और ये सब टॉपिक्स रहेंगे, 8 टॉपिक रहेंगे और 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको जो है ये कह सकते हैं कि हर एक टॉपिक का जो है आप थोड़ा बहुत जो है इंटरनेट के माध्यम से कुछ ना कुछ जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स जो है वो पॉलिटी का भी भाग है। आप पॉलिटी में पढ़िएगा तो ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको उसमें भी पढ़ना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि ये कोई नया चीज़ नहीं है, वो एक ही किताब से हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोला जा रहा है कि अलग से हम इससे पूछेंगे तो जाहिर सी बात है उसका हिस्ट्री वगैरह भी जानना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में। तो वो सारा कुछ हम लोग इस चैनल के माध्यम से करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना 15 मार्क्स के लिए। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब टॉपिक जो होता है ये कह सकते हैं कि ये साइंस के भी टॉपिक है ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये तो मतलब समझिए कि हर एक इवेंट जो होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पे इन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा होता ही रहता है। तो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स से मिल जाएंगे, या फिर बायोडाइवर्सिटी से, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। थोड़ा इसमें पहचान भी नहीं पाइएगा आप कि ये मिसलिनियस से पूछा है या साइंस से पूछा है, क्योंकि साइंस में भी ये सब टॉपिक्स रहते हैं। अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन जो है वो ज्योग्राफी का भी भाग है ना। ज्योग्राफी में जो इंडिया, जो एक किताब जो है आपका दिखाते हैं, ये रहा है ना ज्योग्राफी का, ये सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी जो है इसमें अर्बनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है ना। तो यहाँ दिया हुआ है, अर्बनाइजेशन भी दिया गया है ना। तो ये देख सकते हैं अर्बनाइजेशन जो है आपको दिया हुआ है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा फिर एक जो है स्पोर्ट्स के बारे में है कि इंडिया में जो है स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो करंट अफेयर वगैरह जो है आपको स्पोर्ट्स के बारे में जो है आपको जानना है कि कौन सा स्पोर्ट्स होते हैं, कितने सारे कप्स होते हैं, कितने सारे टूर्नामेंट होते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, कौन खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में ये करंट अफेयर आप जितना पढ़िएगा, है ना, स्पोर्ट्स के बारे में करंट अफेयर जितना पढ़िएगा उतना इसमें आपको फ़ायदा होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कह सकते हैं साइंस का भी भाग है, और कह सकते हैं कि ये ज्योग्राफी का भी भाग है। प्लस में आपको गवर्नेंस में भी देखने को मिल जाएगा, गुड गवर्नेंस में भी देखने को मिल जाएगा, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में भी ये डिजास्टर चैप्टर कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कई सारे आपको सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाता है। तो इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो बार बार ये आएंगे, है ना। और हो सकता है कि काफ़ी रिपीट करने वाले ये क्वेश्चन है। तो ये सब जो है इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये इतना बार आप पढ़ लीजिएगा कि आपसे इसका क्वेश्चन बन ही जाएगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स का भी भाग है ना। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें, इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत है, वहाँ भी पढ़ लीजिएगा, है ना, और करंट डाटा वगैरह देख लीजिएगा तो उससे हो जाएगा। अवार्ड्स की बात करें तो फिर अगेन करंट अफेयर का ही है कि कौन सा अवार्ड दिया जाता है, जैसे फिल्म फेयर हो गया, है ना, सरस्वती सम्मान हो गया, या फिर बहुत सारा होता है ना, नोबेल पुरस्कार हो गया, एबल पुरस्कार हो गया। तो ये सब किताबों को, इस सब चीज़ों को पढ़ लेना है ना।
मैग्सेसे अवार्ड हो गया, इन सब चीज़ों अवार्ड्स को देख लेना है। तो ये जब चीज़ें जो है आपको अवार्ड्स भी हो जाएगा। तो करंट अफेयर कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर का ही एक तरह से भाग मान सकते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में जो है काफ़ी कुछ पन्ने ही होते हैं, उसके बारे में अगर हम जान लेते हैं कि कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, कितने बॉडीज़ हैं, उस बॉडीज़ के कौन मेंबर हैं, भारत का योगदान क्या है, भारत का किसका मेंबर है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 8 ईजी टॉपिक्स है और 15 क्वेश्चन जो है आप इसको क्या कह सकते हैं, आराम से ईजी तरीके से 15 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप चाहते हैं तो ये एक दो दिन में इसका जो है पूरा 15 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मतलब अगर आप स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि आप बहुत कम समय में अच्छे टॉपिक्स को अगर पढ़ के करते हैं तो बहुत ईजिली जो है आप अचीव कर सकते हैं सक्सेस, है ना। और फिर हम देखते हैं दूसरा पेपर जो है, दूसरा पेपर में आपको झारखंड का इतिहास पढ़ना पड़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, जैसे झारखंड आंदोलन हो गया, झारखंड की विशिष्ट पहचान हो गया, झारखंड के लोक साहित्य होंगे, झारखंड के साहित्यकार हो गए, प्रमुख शिक्षण संस्थान हो गए, खेलकूद हो गया, फिर है भूमि संबंधी कानून हो गया, फिर 1957 में राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास हो गया, झारखंड की औद्योगिक नीति हो गया, विस्थापन हो गया, झारखंड का प्रमुख उद्योग हो गया, झारखंड का प्रमुख योजनाएं उपयोजनाएं हो गया, झारखंड के जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, है ना, मिटिगेशन एडेप्टेशन, पर्यावरण संबंधी जो परिवर्तन हैं इसके विषय, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें भी है ना। फिर है संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिक घटनाएं। तो ये सब सारे क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो ये सब सारे जो है आपको एक किताब के अंदर मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ आपको दिखा देते हैं कि कौन सा किताब है, अभी बहुत फेमस ये किताब चल रहा है, बहुत सारे किताब आ गए हैं लेकिन मुझे लगता है कि उड़ान से बेहतर अभी तो कोई ऐसा किताब नहीं है, है ना। तो उड़ान का जो है झारखंड के बारे में उसको आप ले सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि इससे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं झारखंड में जो इससे मतलब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो 80-90% क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। यानी कि अगर आपको 100 क्वेश्चन मिला है तो 100 क्वेश्चन में आप 90 क्वेश्चन मान के चलिए किसी किताब से आ जाएंगे, है ना। 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो वो थोड़ा बहुत जो है इस किताब से बियॉन्ड रहते हैं, बाहर भी रखे रहते हैं। तो उस चक्कर में नहीं रहिएगा कि 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 90 क्वेश्चन जो आ रहा है पहले इन सब किताबों से पढ़ सकते हैं। और भी किताब आते हैं लेकिन हम रिकमेंड करेंगे उड़ान का। और भी है जैसे एक प्रभात पब्लिकेशन का है ना, उस किताब को भी देख सकते हैं। अभी तो बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के आ गए हैं तो उसको थोड़ा बहुत जो है आप जो है कर सकते हैं, है ना, उसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अधिकतर लोग जो हैं इसी किताब को फॉलो करते हैं। और जब इसको भी पढ़ने का तरीका वही है कि टॉपिक पढ़िए और उसका क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, है ना। 9000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो उसी का जिस पब्लिकेशन से लिए हैं उसी पब्लिकेशन का अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो है ईजी पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के जो है आप ये किताब को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और जेपीसी को क्लियर कर सकते हैं पहले ही अटैम्प्ट में, है ना। तो अभी तक तो ये रहा कि किस तरह से हमको पढ़ना है। अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि किस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेना है ना। स्ट्रेटजी हम लोग क्या बनाएं, किस तरह से पढ़ना है, कौन सा जो है सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक जो है पहले पढ़ के हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, ताकि क्या है जो ये छोटा छोटा जो सब्जेक्ट होता है ना, छोटा छोटा जो टॉपिक्स होते हैं उसको पहले अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होता है कि बहुत कवर हो जाता है, मतलब 60-70% हमारा कवर हो जाता है। तो पहले क्या कीजिए कि छोटा टॉपिक जो है वो 60-70% जो है वो पहले कवर कर लीजिए। फिर जो बहुत पढ़ना पड़ रहा है वो लंबा पढ़ना पड़ेगा। जैसे इतिहास है, इतिहास 15 नंबर का दिख रहा है लेकिन उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा सिलेबस है, उसको पढ़ते हुए काफ़ी महीने लग सकता है, 1-2 महीना 2-3 महीना लग सकता है ना। तो उस तरह से आप नहीं फंसिए कि पहले हम हिस्ट्री कर लेंगे, 15 मार्क्स के चक्कर में पता चला कि 3 महीना में आप वहाँ पे 60 क्वेश्चन आप कर सकते थे, है ना। 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के जगह पे आप जो है 60 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं 3 महीना में। तो उस तरह से भी बहुत सारा अगर स्ट्रेटजी बना के चलें तो बहुत अच्छा से आप जो है ईजिली क्वालिफाई कर लीजिएगा। और इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है, चूँकि मेरा 2 जेपीएससी एग्ज़ाम निकाला हुआ है ना, प्री
2 क्वालिफ़ाई किए हुए हैं, तो आपको ज़रूर कहीं न कहीं मेरा मार्गदर्शन में आप बेहतर तरीके से जो है स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मेरा स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके आप जो है 14 जेपीएससी में कहीं न कहीं जो है सफलता पा सकते हैं। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिले और हम भी जो है बेहतर काम करें, है ना? और जो है आप जो है इस तरह से जुड़ सकते हैं, है ना, इस चैनल से, मेरे से, है ना, और आपको गाइडेंस मिलेगा। तो अगले वीडियो में जो हमारा होगा स्ट्रेटजी के बारे में होगा, और हम लोग हिस्ट्री वगैरह जो है जो टॉपिक्स कह सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उन टॉपिक को कैसे ईज़िली पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को जो है देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को अनेबल कीजिए, ताकि हम जो है अगला वीडियो जब डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। चलिए मिलते हैं।